प्यारे बच्चों, मैं विजयपाल सिंह, गणित अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अटेली मंडी, जिला महेंद्रगढ़, आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार कोरोना महामारी के इस संकट के समय में सकुशल होंगे। आप भी अपने अध्ययन कार्य को अनवरत रूप से जारी रखे हुए होंगे, आगे बढ़ा रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आज आपसे कक्षा 7 के अध्याय रेखा एवं कोण हम आज इसके कुछ भागों के बारे में जानेंगे, कुछ भागों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षाओं में कुछ मूलभूत जो ज्यामितीय अवधारणाएं हैं उनके बारे में जाना था। आप पेंसिल से कागज़ पर एक चिन्ह लगाइए, एक डॉट लगाइए। पेंसिल का सिरा जितना नुकीला होगा, ये चिन्ह हमारा उतना ही सूक्ष्म होगा। तो ये सूक्ष्म चिन्ह जो बहुत छोटा है, ये हमें बिंदु की अवधारणा का आभास कराता है। बिंदु जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होती। इसी कागज़ पर एक और बिंदु हम निर्धारित करते हैं और इनके नाम हम ए और बी रख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ए से बी तक जाने के अनेकों रास्ते हो सकते हैं। ए से बी तक जाने के अनेकों रास्ते हो सकते हैं, मगर इनमें से एक रास्ता ऐसा है जो सबसे छोटा है और वो सबसे सूक्ष्म है। उससे छोटा दूसरा रास्ता नहीं होगा। वो रेखाखंड की अवधारणा का आभास कराता है, जिसे हम रेखाखंड ए बी कह सकते हैं और इस रूप में उसे लिखा जाता है। रेखाखंड के 2 अंतिम बिंदु होते हैं और इन अंत बिंदुओं की लंबाई, जो बीच की दूरी है, वो भी हमारी फिक्स रहती है। इस रेखाखंड की अवधारणा को हम दूसरे रूप में इस धागे से भी समझ सकते हैं कि एक धागा लिया और इसे हम बिना ढील के अगर कसकर पकड़ते हैं तो ये भी रेखाखंड को निरूपित करता है। इसके दोनों सिरे जहाँ से हमने कस के पकड़ा हुआ है, ये इसके अंत बिंदु हैं और धागे की लंबाई रेखाखंड की लंबाई कही जाएगी। तो इस प्रकार से रेखाखंड के बारे में हमने जाना। रेखाखंड के मान लीजिए ये पी क्यू एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड के पी से इस तरफ अनंत रूप से और क्यू से दूसरी तरफ अनंत रूप से, परिमित रूप से अगर इनको बढ़ाया जाए तो ये रेखा को निरूपित करते हैं और इसे रेखा पी क्यू इस रूप में लिखा जाता है। तो रेखा जो दोनों सिरों पे अपरिमित रूप से बढ़ाई जा सकती है तो उसे रेखा कहा जाएगा। रेखा का ही भाग रेखाखंड होता है और रेखा का ही भाग किरण होती है। किरण जिसका आरंभिक बिंदु होता है लेकिन एक दिशा में, जिसे अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। और यदि इस बिंदु को हम M लें और यहाँ एक बिंदु और लेते हैं तो इसे किरण M1 और इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अभी हमने रेखाखंड, रेखा और किरण के बारे में दोहराया। प्यारे बच्चों, जब 2 किरणें जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, आरंभिक बिंदु, 2 किरणें जिनका आरंभिक बिंदु उभयनिष्ठ हो, तो इन किरणों का आपस में झुकाव ये कोण कहलाता है। ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसको हम शीर्ष कहेंगे कोण का, और दोनों किरणें, ये दोनों किरणें इसकी कोण की भुजा कहलाती हैं। और ये कोण के अंतः क्षेत्र है और ये कोण का बाह्य क्षेत्र है। तो अब इससे आगे हम कोणों के बारे में डिटेल से जानें कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, उनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो उसकी शुरुआत यदि हम करें तो हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि ये हमारी कोई कॉपी या पुस्तक होगी
तो आप ध्यान से देखें प्यारे विद्यार्थियों कि जब इसके हम इस ऊपर के कवर को थोड़ा सा उठाते हैं तो ये कवर और बाकी पुस्तक इसके बीच में एक कोण का निर्माण होता है और जो हम इसको ऊपर उठाते जाएंगे कोण का मान बढ़ता जाता है। लगभग इस दिशा में आने पर ये 90 डिग्री हो जाता है और इस तरीके से ये पूरा घूर्णन करता हुआ 360 डिग्री तक चला जाता है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाएगा। इसी को हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि ये 2 स्ट्रा हैं कोल्ड ड्रिंक की जो वेस्ट में फेंक दी जाती हैं। इनकी सहायता से भी कोण की अवधारणा को समझने का प्रयास करें कि यहाँ से जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे ये कोण बढ़ता चला जाएगा। ये अलग नामों से जाना जाएगा, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। 90 डिग्री लगभग इस रूप में होता है, उसके बाद ये फिर आगे बढ़ता चला जाएगा और ये देखिए ये पूरे 360 डिग्री घूम जाता है, जो संपूर्ण कोण कहलाता है। इस तरीके से अब हम देखिए अलग अलग कोणों के बारे में जानेंगे। न्यून कोण, प्यारे विद्यार्थियों, 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। और न्यून कोण लगभग इस आकृति में हमें दिखाई देंगे। न्यून कोण के बाद समकोण। हम कुछ अपने रियल लाइफ में भी इन कोणों के उदाहरण देखने की कोशिश करें तो उसके बारे में भी जान लेंगे। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। और समकोण लगभग इस रूप में दिखेगा हमें। तो समकोण की यदि मैं बात करूं तो हमारे कमरे की फर्श और दीवार, इनके बीच में हमें रियल लाइफ में देखने को मिलेगा 90 डिग्री का कोण, या दीवार और छत के बीच में, या फिर अनेकों प्रकार की हमारी चाहे कोई पुस्तक हो उसके 2 फलक, कोई डब्बा हो उसके देखिए आप 2 फलक होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं। इस तरीके से बहुत से उदाहरण रियल लाइफ में मिलेंगे अपने को। एक ईंट होगी उसके 2 तलों में भी 90 डिग्री का कोण होगा। तो इस तरीके से 90 डिग्री के कोण के अनेकों उदाहरण आपके सामने आएंगे। 90 डिग्री से कम जो हमने न्यून कोण लिया था, इसको भी यदि रियल लाइफ में देखने की कोशिश करें प्यारे विद्यार्थियों, तो जैसे मान लीजिए कि एक दीवार है, उस दीवार के साथ जो सीढ़ी लगाई जाती है वो सीढ़ी भूमि के साथ और वो सीढ़ी दीवार के साथ जिन कोणों का निर्माण करती है वो कोण न्यून कोण के उदाहरण हैं। इस तरीके से और भी न्यून कोण के उदाहरण अपनी रियल लाइफ में आप खोजने की कोशिश करें, अपने साथियों के साथ चर्चा करने की कोशिश करें। हम 90 डिग्री से आगे आते हैं। 90 डिग्री से अधिक के कोण को अधिक कोण कहेंगे। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहेंगे। और इसकी आकृति देखिए 90 डिग्री का तो ये होता है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा हम इस रूप में ले सकते हैं, तो ये हम अधिक कोण इस रूप में हमें दिखाई देंगे। तो हमने अभी न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण के बारे में जाना। इससे आगे बढ़ते हैं तो अधिक कोण के आगे 180 डिग्री का कोण है, जिसे ऋजु कोण या सरल कोण कहा जाता है। तो हम यहाँ पर ऋजु कोण, 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं, जो एक सीधी रेखा होती है, और 180 डिग्री जो 2 समकोण मिलकर के बनता है। ऋजु कोण से आगे प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण में 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम के कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और इस कोण को यदि हम दर्शाने की कोशिश करें तो 180 सीधा था, उससे कुछ ज़्यादा। तो इस तरीके से ये हमारे प्रतिवर्ती कोण को दर्शाता है।
प्रतिवर्ती कोण के बाद जब ये चक्र पूरा एक घूर्णन काल कर जाएगा तो संपूर्ण कोण 360 डिग्री के कोण को 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। तो 360 डिग्री का जो कोण होगा वो इस तरीके से कंप्लीट जो घूर्णन इस तरीके से आ जाएगा वापस, तो ये संपूर्ण कोण कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ संपूर्ण कोण और इनके बारे में हम क्या है कि आपस में एक अपनी दीवार घड़ी लेकर के दूसरे बच्चों के साथ भी आप एक एक्टिविटी एक खेल खेल सकते हैं कि उसमें आप सुई की जो स्थितियां हैं उनको भिन्न भिन्न जगह रख करके आपस में एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि ये कौन से कोण का उदाहरण है, ये न्यून कोण है, या सुइयों की जो स्थिति है वो अब अधिक कोण है, या वो सरल कोण यानी ऋजु कोण है, या प्रतिवर्ती कोण है। इस तरीके से हम उनके साथ दोहरा सकते हैं। जैसे मैंने आपको इन दो सुई स्ट्रा को लेकर के आपके सामने दर्शाया था कि भाई इस तरीके से रहता है, जब तक ये 90 डिग्री नहीं आ जाता तब तक ये न्यून कोण है। यहाँ पर भी न्यून कोण है, यहाँ भी, ये सब न्यून कोण है। और जैसे ही ये लगभग इसके ऊपर सीधा खड़ा हुआ तो अब ये 90 डिग्री है, तो ये समकोण हो गया। और जैसे ही ये इससे आगे चलता है तो अब ये अधिक कोण के उदाहरण हैं। जिस भी स्थिति में है अभी ये अधिक कोण है। कब तक? जब तक ये बिल्कुल सीधी रेखा के रूप में नहीं आ जाते। और जब ये सीधी रेखा के रूप में आ गए तो अब ये सरल कोण या ऋजु कोण जो 180 डिग्री का होता है। और इससे आगे जब चलते हैं तो फिर प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण है, और वो तब तक प्रतिवर्ती कोण रहेगा जब तक ये बिल्कुल कंप्लीट पूरा घूर्णन नहीं हो जाता। और जैसे पूरे घूर्णन पे आया तो अब ये संपूर्ण कोण हो गया। तो इस प्रकार से आप घड़ी की सुइयों के साथ भी आपस में खेल खेल सकते हैं, एक दूसरे से प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चों, इन कोणों के बाद हम इनसे संबंधित कोणों के बारे में जानेंगे। और संबंधित कोणों में सबसे पहले आता है पूरक कोण। पूरक कोण, जिन दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो उन कोणों को पूरक कोण कहते हैं। तो इसके लिए हम देखें कि मान लीजिए ये कोण है 60 डिग्री और दूसरा 30 डिग्री। तो हम देखें क्या ये पूरक कोण हैं। तो इसके लिए हमें इनके मापों का योग करना होगा। 60 डिग्री और 30 डिग्री इसको जोड़ करके देखें तो 90 डिग्री। क्योंकि इनका योग 90 डिग्री आया है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरक कोण है। इसी से संबंधित सवाल कुछ अलग रूप में भी हमसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ हम एक बार चेक करें कि ये दोनों कोण हैं, ये पूरक कोण हो गए। इसके साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप बता पाएंगे कि 40 का पूरक कोण क्या होगा? शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक सोचा कि 50। 30 का पूरक कोण अभी आपके सामने हो गया, कितना है? 60 डिग्री। क्या आप बताएंगे 45 का पूरक कोण क्या होगा? बिल्कुल ठीक सोच रहे होंगे शायद आप, 45 का पूरक कोण भी 45 ही होगा। 75 का पूरक कोण 15 डिग्री होगा। इसी प्रकार से इनका विपरीत भी हम यही कह पाएंगे कि 50 का पूरक कोण 40, 60 का पूरक कोण 30, 45 का पूरक कोण 45 और 15 का पूरक कोण 75। क्योंकि एक का पूरक कोण दूसरा होता है और दूसरे का पूरक कोण पहला होता है। अब पूरक कोण से संबंधित ही दूसरी टाइप के सवाल हमें क्या मिल सकते हैं कि दो जो कोण हैं दिए गए हैं वो मान लीजिए पूरक कोण हैं और उनमें से एक कोण 70 डिग्री है, तो दूसरा जो कोण होगा वो कितने डिग्री होगा, ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए सीधा सा है, क्योंकि दोनों का जो योग है वो 90 डिग्री होगा। क्योंकि पूरक कोण है तो 70 प्लस में x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर 90 और ये 70 इधर जाके इसमें से घट जाएगा तो x बराबर 20 डिग्री। तो दूसरी टाइप के, इस टाइप के सवाल भी हम हल कर सकते हैं। अब इससे आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो कुछ और थोड़ा सा टिपिकल सवाल बनता है कि प्यारे विद्यार्थियों, दो पूरक कोण उनके मापों में 12 डिग्री का अंतर है। तो क्या आप बता पाएंगे कि दोनों पूरक कोण कितने कितने डिग्री के होंगे? सोचिए, दो पूरक कोण
जिनके मापों में 12 डिग्री का अंतर है, तो उनके माप क्या होंगे? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ठीक से सोचा होगा, और इसको जब आप सोचेंगे तो जो आपने उत्तर निकाला होगा वो 39 और 51 डिग्री होगा, और इसको जब हम जोड़ें तो 90 होता है। इनका अंतर 12 है। तो आपने किस किस रूप में सोचा, हम आपसे ही जानना चाहेंगे। तो जिस विद्यार्थी ने सोच लिया, कर लिया, वो अपने अपने हिसाब से बताए कि उसने किस प्रकार से सोच करके इस प्रश्न का हल किया है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ आपने अलग अलग ढंग से सोच करके इसको किया होगा। तो चलो बारी बारी से आपसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पूरक कोण के बाद जो अगला कोण आएगा इसमें, वो संपूरक कोण होता है। जो कोणों से संबंधित कोण अगला है, तो संपूरक कोण के बारे में जिन दो कोणों का जोड़ या दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। तो मान लीजिए एक कोण यहां पर 100 डिग्री है और एक 80 डिग्री है, तो क्या आप बता पाएंगे दोनों संपूरक कोण हैं या नहीं है? तो फिर वही पूरक कोण की तरह से प्यारे बच्चों हम इनका योग करेंगे। तो जब योग करके देखते हैं 100 और 80, तो इनका योग 180। तो दोनों कोणों का योग 180 आया है, इसलिए ये आपस में संपूरक हैं। और जैसा परिभाषा पूरक में थी वही बात कि एक कोण दूसरे का संपूरक है और दूसरा पहले का संपूरक है, आपस में संपूरक कोण होते हैं। तो 100 का संपूरक 80 हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, 90 का संपूरक बिल्कुल ठीक 90 ही होगा। 120 का संपूरक 60 डिग्री होगा। 150 का संपूरक 30 डिग्री होगा। इसी तरीके से इसका उलट 80 का संपूरक 100 होगा, 90 का संपूरक 30 होगा, 60 का संपूरक 120 होगा और 30 का संपूरक 150 होगा। तो इसमें भी प्यारे विद्यार्थियों कुछ सवाल इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए दो संपूरक कोण हैं, उनमें से एक कोण 105 डिग्री का है, तो दूसरे संपूरक कोण का माप बताएं। तो माना जो दूसरा संपूरक कोण है वो x, तो अब यहाँ से हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं 105 प्लस में x, क्योंकि दोनों संपूरक हैं तो दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे, तो 180 और 105 जब उधर जाएगा तो इसमें से घट जाएगा और यहाँ x का मान आ गया 75 डिग्री। इसके बाद थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सवाल जो बनता आगे कि दो कोण संपूरक हैं जिनके मापों में 20 डिग्री का अंतर है, बताइए दोनों के माप क्या हो सकते हैं। तो सोचिएगा प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ठीक से सोच रहे होंगे और शायद आपने ठीक ही सोचा। आपने उत्तर सोचा होगा 100 और 80। तो देखेंगे इनका जोड़ 180 होता है और इनका अंतर आपस में 20 डिग्री है। इस तरीके से और एक सवाल बन सकता है कि दो संपूरक कोण बताएं जिनके मापों में अंतर 32 डिग्री हो। तो इसमें अपने को थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन हम उस उत्तर तक पहुंचेंगे। आप प्रयास कर रहे होंगे और प्रयास करने के बाद फिर हम एक बार आपसे ही जानना चाहेंगे कि आपने किस किस तरीके से इसको हल किया, क्योंकि मेरा मानना है सब बच्चों ने कुछ अलग अलग सोचा होगा, अलग अलग ढंग से प्रयास किया होगा। तो एक बच्चे का प्रयास दूसरे को पता चले, दूसरे भी जाने कि उन्होंने कैसे हल किया, उसके लिए हम फिर आपसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि किसने कैसे ज्ञात किया है। ठीक है बच्चों, अब कुछ और प्रश्न इसी से संबंधित हम आपस में करते हैं। क्या दो न्यून कोण संपूरक कोण हो सकते हैं? क्या दो न्यून कोण संपूरक कोण हो सकते हैं? क्या दो समकोण संपूरक कोण हो सकते हैं?
क्या दो अधिक कोण समपूरक कोण हो सकते हैं? प्यारे बच्चों, इस पर भी हमें डिटेल से सोचना होगा। अब क्योंकि समपूरक कोण की परिभाषा में हमने देखा कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो बारी बारी से हम इस पर एक बार सोचने का प्रयास करते हैं। पहले प्रश्न में आया कि दो न्यून कोण समपूरक कोण हो सकते हैं क्या? तो देखिए, न्यून कोण का मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि वो दोनों कोण 90 डिग्री से कम के होंगे। तो जब दोनों ही 90 से कम हैं तो क्या उनका योग 180 डिग्री होगा? ठीक सोच रहे हैं शायद आप, क्यों दोनों ही 90 से कम हैं तो उनका योग 180 डिग्री नहीं हो पाएगा। अतः दो न्यून कोण समपूरक कोण नहीं हो सकते। दो अधिक कोण समपूरक हो सकते हैं क्या? अब देखिए, अधिक कोण का मतलब हो गया 90 से ज्यादा। अब दोनों ही कोण 90 से ज्यादा हैं, इट मीन्स उनका 90 से ज़्यादा है दोनों, तो जोड़ 180 से ज़्यादा जाएगा। और जब उनका योग 180 से ज़्यादा है तो वो समपूरक कोण नहीं हो सकते। इसी में एक प्रश्न आपके सामने था, क्या दो समकोण समपूरक हो सकते हैं? तो क्योंकि समकोण 90 डिग्री हैं तो 90 और 90 का अगर हम जोड़ करें तो 180 आता है, तो दो समकोण समपूरक कोण हो सकते हैं। और इसी में फिर एक बात निकल के आती है कि दोनों न्यून कोण भी नहीं हो सकते, दोनों अधिक कोण भी नहीं हो सकते, दोनों समकोण हो सकते हैं, या एक न्यून कोण और एक अधिक कोण मिलकर के समपूरक कोण बनाएंगे। ऐसे ही प्रश्न हम पूरक कोण से संबंधित भी दोहरा सकते हैं। सेम प्रश्न, क्या दो पूरक कोण जो न्यून कोण पूरक कोण हो सकते हैं? क्या दो समकोण पूरक कोण हो सकते हैं? क्या दो अधिक कोण पूरक कोण हो सकते हैं? तो इसमें भी हमें वही दोहराना होगा कि दो न्यून कोण का मतलब 90 से कम, तो दोनों ही कोण 90 से कम वाले हैं तो उनका योग 90 डिग्री आ जाएगा। तो दो न्यून कोण तो पूरक कोण हो सकते हैं। क्या दो समकोण पूरक कोण हो सकते हैं? अब देखिए, दोनों ही 90 डिग्री हैं तो जोड़ 180 जाएगा, जो 90 से ज़्यादा हो गया, तो वो भी पूरक कोण नहीं हो सकते। अब दो अधिक कोण पूरक कोण हो सकते हैं क्या? दो अधिक कोण भी पूरक कोण नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो एक का ही जोड़ 90 से ज़्यादा है अकेले का, तो दो जुड़कर तो और ज़्यादा चले जाएंगे। तो एक न्यून कोण और एक अधिक कोण, ये पूरक कोण हो सकते हैं क्या? तो क्योंकि अधिक कोण पहले ही 90 से ज़्यादा है और उसमें और ऐड करेंगे, तो एक न्यून कोण और एक अधिक कोण भी पूरक कोण नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों न्यून कोण हैं तो ही पूरक कोण होंगे, वरना पूरक कोण नहीं होंगे। तो बच्चों, इससे आगे हम आसन कोण के बारे में पढ़ेंगे। आसन कोण, दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों का शीर्ष एक ही हो। दो, उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। और नंबर 3, बिना उभयनिष्ठ वाली भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है, वो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग एक एक तरफ होनी चाहिए। ये 3 शर्तें होती हैं कि यही दो कोणों के आसन कोण होने के लिए। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दो कोण हमारे पास हैं, कोण AOB और कोण BOC। कोण AOB और कोण BOC। तो हम चेक करें क्या ये दोनों कोण आसन कोण हैं। तो उसके लिए क्या तरीका है
इन तीनों शर्तों को हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला शर्त कि उनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, तो हम देख रहे हैं AOB और कोण BOC, इन दोनों का जो शीर्ष है O वो उभयनिष्ठ है। दूसरा, जो भुजा OB है, जो भुजा OB है वो दोनों कोणों की उभयनिष्ठ भुजा है। और उभयनिष्ठ भुजा के अलावा जो दोनों भुजाएं हैं, इसकी भुजा OA और इस कोण की भुजा OC, ये उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग साइड में हैं। ये इस तरफ है और ये इस तरफ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दोनों कोण आसन कोण हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपने पास दो कोण हैं। एक तो है कोण AOC, ये पूरा, और दूसरा है अपने पास AOB। फिर वहीं तीन कसौटियों पर खरा उतरता है कि नहीं, वो चेक करते हैं। पहला था कि दोनों कोणों का शीर्ष उभयनिष्ठ हो, तो हम देख रहे हैं शीर्ष तो इनका उभयनिष्ठ है, कोण AOC का और कोण AOB का शीर्ष O उभयनिष्ठ है। दूसरा, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो देखिए AOB में और AOC में जो AO भुजा है ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तीसरी शर्त थी कि जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग तरफ हों, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भुजा उभयनिष्ठ है, बिना उभयनिष्ठ वाली दोनों ही भुजाएं एक ही दिशा में हैं। तो यहाँ से तीसरी शर्त जो है वो क्लियर नहीं हो रही, संतुष्ट नहीं हो रही, तो इन दोनों कोणों को हम आसन कोण नहीं कहेंगे, आसन कोण नहीं कह पाएंगे। अब आसन कोण से आगे जो कोण है वो होता है रैखिक युगम। रैखिक युगम, तो इसके बारे में जानेंगे। जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, रैखिक युगम, रैखिक एक रेखा और युगम जोड़ा, तो दो आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। दूसरे रूप में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि ऐसे आसन कोण जिनकी अलग अलग जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती हैं वो एक रेखा का निर्माण करें, तो उन्हें रैखिक युगम कहा जाता है। या मोटी भाषा में हम कह रहे हैं कि ऐसे आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री हो रैखिक युगम कहलाते हैं या रैखिक युगम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें, इस तरीके से जो कोण होंगे वो रैखिक युगम होंगे। हम यहाँ देखें कि इनका अगर माप देखें तो 180 डिग्री होता है। दूसरा, ये भुजा इनकी उभयनिष्ठ है, सांझी है, और ये जो बिना उभयनिष्ठ वाली भुजाएं हैं, देखिए ये दोनों मिलकर के एक सीधी रेखा बनाती हैं। तो यहाँ ये चीज़ चेक करनी है तो कि अगर ये अलग अलग हों, मान लीजिए ये आपस में आसन कोण ना हो तो रैखिक युगम नहीं कहलाएंगे। अलग अलग जगह पे यदि हम 120 डिग्री का कोण अलग बना दें, 60 डिग्री का अलग बना दें, तो वो आसन कोण नहीं कहलाएंगे। उनकी विपरीत भुजाएं जो हैं ये आपस में एक रेखा का निर्माण करें, यानी एक सीधी रेखा बन जाए, तो हम कहेंगे कि ये आपस में आसन कोण हैं जो रैखिक युगम बनाते हैं।